बच्चों, आज हम हिंदी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में ये अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवन परिचय की। जीवन परिचय याद करते समय आपको एक समस्या आती है कि रचनाएं कैसे याद रखें। इतने सारे काव्य खंड में और गद्य खंड में इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं। तो इस समस्या का समाधान लेकर ही मैं चंद्रसखी उच्च माध्यमिक शिक्षक आपके सामने आज इन समस्याओं का समाधान लेकर उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है, क्षितिज को। एक तो गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो आज हम काव्य खंड के महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय को यहाँ पर देखेंगे। अगर आज आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखेंगे तो न केवल आपके जीवन परिचय से संबंधित समस्याएं बल्कि अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी उत्तर आज आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आज आप अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, जैसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने यहाँ जीवन परिचय लिखा हुआ है। आप इस प्रकार से लिखेंगे अगर अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप पाठ का नाम, उसके बाद आप कवि या लेखक, फिर जन्म, मृत्यु, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। जीवन परिचय में सीधे सीधे आपसे रचनाएं, साहित्य में स्थान और भाव पक्ष, भाषा शैली पूछी जाती है। और साथ ही जीवन परिचय से ही बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो इसका एक सबसे सरल तरीका है याद रखने का कि आप लिखेंगे सबसे पहले पाठ। जैसे हम काव्य खंड से जो आपका प्रथम पाठ है पद, जिसे लिखा गया है सूरदास जी द्वारा, और ये पद आपको भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इनके पिता का नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रामदास और गुरु वल्लभाचार्य हैं। जन्म, सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 आगरा के पास रुनकता या रेणुका नामक स्थान पर, और मृत्यु सन 1583 में पारसौली में हुई थी। रचनाएं हम देखेंगे, जैसे कि नाम से ही आप यहाँ देख पा रहे हैं सूरदास में सूर से इनकी रचनाएं शुरू होती हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं भाव पक्ष पर। तो यहाँ इनके काव्य में किस प्रकार के भाव सम्मिलित हैं उसके आधार पर आप देखते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये कृष्ण भक्त हैं। वात्सल्य और श्रृंगार का भाव इन्होंने अपनी रचनाओं में अंकन किया है। इसके बाद आते हैं कला पक्ष पर। तो कला पक्ष में इन्होंने माधुर्यमयी, साहित्यिक, ब्रजभाषा और सरलता का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि सभी अलंकारों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। साहित्य में आप लिखेंगे वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का हिंदी साहित्य में महान स्थान है। अब यहाँ से आपके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि ये जो सूर के पद हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो आप लिखेंगे भ्रमर गीत से। इनके पिता का नाम रामदास है, गुरु वल्लभाचार्य है। इस प्रकार से और भी प्रश्न। और वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी है कि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अब अगले पाठ की ओर चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये रामचरितमानस के बाल्यकांड से लिया गया है। इसके लेखक, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास और इनकी पत्नी का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है जो रत्नावली है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुआ था और मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। रचनाएं देखेंगे हम। तुलसीदास जी की एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। अगली रचनाएं कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल और पार्वती मंगल हैं। इनमें से आपसे कोई भी 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, तो जो आपको रचनाएं आसान हो याद करना वो आप याद रखते हो। सबसे पहले तो आपको रामचरितमानस को याद रखना है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद इन्होंने, क्योंकि इन्होंने राम की भक्ति की है, तो इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ये अनन्य भक्त रहे हैं। शांत, श्रृंगार, वीर रसों का इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है।
इनकी भाषा मूल रूप से ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। प्रबंध और मुक्तक शैलियों का प्रयोग, दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। साहित्य में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के शीर्ष कवि, समाज सुधारक, लोकनायक और लोकद्रष्टा, संसार के अमर कवियों में इनका नाम है और हिंदी काव्य साहित्य में इनका नाम सर्वोच्च स्थान पर है। आगे आप देखेंगे आत्मकथ्य जो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 1937 में। एक बहुत ही फेमस रचना कामायनी, जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ये महाकाव्य है जो आपको ध्यान रखना है। और अगली रचनाएं हैं लहर, आंसू, झरना, कानन कुसुम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी रचनाओं को याद करने के लिए आप इस प्रकार से कि जब हम जैसे हम शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो वहां सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम कामना करेंगे, ठीक है। तो कामना से आपको ध्यान रहेगा कामायनी, लहर, आंसू, झरना, कानन कुसुम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। कोई भी आप दो रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाओं को याद रखेंगे। और साथ ही कामायनी एक महाकाव्य है। इसके आगे छायावाद के जनक प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीयता, प्रेम सौंदर्य, रहस्य भावना एवं लोक मंगल की भावना का प्रयोग देखा जाता है। इनकी भाषा परिमार्जित, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, प्राचीन नवीन अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। साथ ही प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। आगे आप देखेंगे यह दंतुरित मुस्कान और फसल, इस कविता को लिखा है आधुनिक कवि नागार्जुन ने। नागार्जुन का जन्म 1911 में दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। रचनाएं देखेंगे हम इनके नाम से ही जोड़ेंगे, जैसे नागार्जुन, तुमने कहा था सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस कहाँ है। तो अगर आप रचनाओं को इस प्रकार से एक लाइन के फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको रचनाएं याद रखेंगी, आप भूलेंगे नहीं। आगे आप देखेंगे भाव पक्ष में शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषण के प्रति विद्रोह, प्रेम सौंदर्य, राष्ट्रीयता का पुट, खड़ी बोली, सहज सरल भाषा, छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों ही प्रकार की रचनाओं का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। आगे भाषा की गति एवं लय से आपने कविता को प्रभावपूर्ण बना दिया है। और साहित्य में स्थान में देखेंगे कि अपनी बात को दमदारी से रखने वाले नागार्जुन का हिंदी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर हम जीवन परिचय को इस प्रकार से कुछ बिंदुओं में एक ही पेज में आप अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इस प्रकार से एक ही नजर में आपको याद हो जाएंगी और आप कभी इसको फिर भूलोगे भी नहीं। तो बच्चों, अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे अपने साथी मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप गद्य साहित्य से इसी प्रकार की वीडियो और महत्वपूर्ण लेखकों के जीवन परिचय को याद करना चाहते हैं तो उसे कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।